नमस्कार, मनीष कुमार शर्मा ब्रज की अदालत से और पर्दाफाश लाइव से। इस वक्त मैं मथुरा कोर्ट में हूं और यहां कई अधिवक्ता महिला हैं जो अपने अपने विचार रखना चाहती हैं, जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक बयान देखने को मिल रहा है अनुराचार्य और प्रेमानंद महाराज जी द्वारा। और अधिवक्ता कुछ महिला हैं, उनके चैम्बर पे आए हुए हैं और जानते हैं उनका क्या विचार है उनके अपने। और महिलाएं और सीनियर एडवोकेट हैं, इनसे जानेंगे आज कि जो सोशल मीडिया पे इस वक्त अनुराचार्य महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता हैं और प्रेमानंद महाराज, दोनों के तर्क जो है विचार एक ही हैं लेकिन तर्क अलग अलग हैं। उसको आज इतना मुद्दा बना रखा है कि लोग जो है घोर विरोध में हैं, पुतले दहन हो रहे हैं। ये भी एक अधिवक्ता हैं और काफ़ी सीनियर है, जानते हैं इनके विचार। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? जी, मेरा नाम रागिनी गांधी एडवोकेट है। मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद, न्यायिक मानवाधिकार परिषद, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी मैम, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मामला वो चल रहा है। अनुराचार्य महाराज जी का एक अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता है और उसके तुरंत बाद दूसरे दिन एक संत हैं आपके प्रेमानंद महाराज जी, जो कि एक विश्व विख्यात जो है संत हैं। दोनों का तर्क जो है, जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो एक ही है। क्या विचार है कि इन्होंने जो बयान दिया, क्या महिलाओं पे इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या बयान है इसका? आप कानून की जो है यहाँ पढ़ाई भी की है आपने और आप वकालत भी कर रही है, क्या विचार होंगे आपके? जी, मैं अपने वक्तव्य को और अपने विचार शुरुआत करने से पहले दो बातें कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को दी गई है, विदेशी नागरिकों को भी दी गई है जी। और उसके तहत हमें अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है जी। तो यहाँ पर आज जो हम बयान दे रहे हैं उससे किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए, ना ये समझा जाए कि हम किसी को, हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है या हम किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं जी। हम जो कुछ भी दे रहे हैं वो आर्टिकल 19 के तहत अपनी वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है उसके तहत अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया है कि, और हमने सोशल मीडिया पर देखा भी है कि अनुरुद्धाचार्य जी को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है और वैसे ही सेम बयान प्रेमानंद महाराज जी ने भी दिए हैं जी। तो उन्होंने जो बयान दिए हैं उसके लिए मैं दो शब्दों से अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूंगी कि व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्त में याति च अक्षीणो वित्त तछीणो व्रतस्तु हतो हते जी। अंग्रेजी में इसको इस प्रकार से कहते हैं कि हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा इस तरफ है कि हमें चरित्र की जो रक्षा है वो यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, स्वास्थ्य की हानि जो है छोटी हानि होती है, लेकिन अगर आपका चरित्र नष्ट हो गया तो आपका सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, उन्होंने एक महिलाएं जो उबाल हो रही हैं, जो आक्रोशित हो रही हैं, महाराज जी ने ये भी कहा है कि 25 साल की जो लड़की है वो जगह जगह मुंह मार के आती है जी। इस पर क्या कहेंगे? विशेष टिप्पणी उन्होंने यही की है जी। मैं बताना चाहूंगी इस विषय में कि महाराज जी ने, अनुरुद्धाचार्य जी ने जो ये कहा है कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार करके आती हैं जी। तो उन्होंने उसमें कुछ शब्द का प्रयोग और किया है जी। तो आजकल जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एआई का जमाना है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उससे कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है, कुछ शब्दों को जोड़ दिया जाता है। कल महिला आयोग की अध्यक्ष भी आई थी बबीता चौहान जी, तो उन्होंने जो अपने, जब उनसे पूछा गया मीडिया ने, तो उन्होंने शुरुआत में यही शब्द प्रयोग किए हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि किसी बाबा ने जो है मतलब किसी बाबा का फेस लगा करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब क्रिएट किया गया है। तो वाकई में हकीकत यही है। उन्होंने जो बोला था वो कुछ महिलाओं के लिए बोला था और कुछ महिलाओं में भी उन्होंने उससे पहले जो वक्तव्य बोला था उसे नहीं दिखाया गया है। ये एक कॉन्स्पायरेसी है
इससे पहले उन्होंने बोला था कि सोनम रघुवंशी और मुस्कान, जिन्होंने क्या किया कि अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया और एक ने अपने पति को खाई में डाल दिया, तो ऐसी महिलाएं हमारे भारतवर्ष में तो हुई नहीं है। उन्होंने जो ये शब्द कहे 4 जगह मुंह मार के आती, हालांकि ये मुंह मारना शब्द उनके मुंह से शायद भावावेश में निकल गया, इसका मैं समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही कहा है और उचित कहा है। और हकीकत छोटी बच्चियां जा रही थी, उनके सबके बॉयफ्रेंड थे। अच्छा। सबको मैंने साथ में देखा है जी। ये तकरीबन आज से आपको मैं 6-7 साल पहले की घटना बता रही हूँ। मैं इलाहाबाद यूपीएसजेएस का पेपर देने जा रही थी जी। तब मैंने देखा था कि 16 साल की 17 साल की जो बच्चियां थी उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड थे, घर वाले नहीं थे। अच्छा। और वो ऊपर की बर्थ पर लेटी हुई थी और किस स्थिति में लेटी हुई थी उसको मैं यहाँ बयां करना उचित नहीं समझती। जी। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शब्द कहे गए हैं और पठाने चाहूंगी कि एक बात को विशेष मुद्दा बनाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। तो एफआईआर में यहाँ पर अपनी वक्ता जिन्होंने उनका विरोध किया है उनका कोई मैं यहाँ विरोध करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ सत्य बात कहने आई हूँ और जो बात सही है वही कहने आई हूँ कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सही मानदंडों पे और सही मापदंडों पर कीजिए, सबके लिए समान मानक निर्धारित कीजिए। जब आशाराम बापू ने रेप कांड किया था तब आप कहाँ थी? जी। जब राम रहीम ने जो है महिलाओं का यौन शोषण किया था तब आप कहाँ थी? कोरोना काल में भी एक भागवताचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी तब आप कहाँ थी? जी। और उन महिलाओं को भी आप एफआईआर में शामिल कीजिए, उनके खिलाफ भी एफआईआर कीजिए जो बाबा से खुले प्रांगण में ये कहती हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी आपको देखकर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है जी। मैं आपकी दीवानी हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। इस प्रकार के शब्द क्या महिलाओं को शोभा देते हैं? क्या आपसे महिला होकर ये आशा की जाती है आप इस प्रकार के शब्दों का खुले प्रांगण में शादीशुदा होकर के प्रयोग करें? क्या आपके लिए ये उचित माना जाता है? मैं 10वीं कक्षा में थी तब मैंने 4 लाइनें लिखी थी, वो मैं आज यहाँ पेश करती हूँ आपके सामने। बिल्कुल कि नारी की अस्मिता को नारी ने बर्बाद किया है। क्या बात? पश्चिमी सभ्यता का देश में बलबूता आबाद किया है। अंग प्रदर्शन करती नारी नग्न दिखने से नहीं घबराती और तरह तरह के वेश बनाकर खुद को मॉडर्न वो कहलाती। बलात्कार को अश्लीलता से नारी ने आबाद किया है, नारी की अस्मिता को नारी ने बर्बाद किया। क्या बात है? प्रेमानंद महाराज जी ने भी समर्थन में बयान दिए हैं। उन्होंने बच्चे और बच्चियों दोनों को टारगेट किया है और टारगेट नहीं किया, उन्होंने वाकई में सत्यता कही है। हमें दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए, खुद को अपने मन के दर्पण में झांक लेना चाहिए कि वाकई में जो बात कही गई है वो सही है या नहीं। अगर आप अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। ये वृद्ध माताएं वही वृद्ध माताएं हैं जिन्हें आजकल की मॉडर्न ख्यालों वाली महिलाएं, जिनके लिए पति और उनका बच्चा ही सारा संसार है, वो उन सासों को घर से बाहर निकाल देती हैं। वो सासें कहाँ जाएं? उन सासों को बेचारे अनिरुद्धाचार्य जी शरण देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मैं पर्सनली उन वृद्ध माताओं से मिली हूँ। अच्छा। मैं जानती हूँ कि उनके क्या उद्गार हैं। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कहा है कि कोई मेरे बेटे ने भी मेरी ऐसी सेवा नहीं की जैसे ये मेरी सेवा करते हैं। उनके पैर दबाते हैं, उनके साथ खेलते हैं बच्चों की तरह। तो उनमें क्या बुराई? अगर किसी व्यक्ति में 100 गुण हैं और एक अवगुण है, उसकी जबान फिसल गई, उसने कुछ ऐसा कह दिया, तो क्या हम उस अवगुण को दरकिनार नहीं कर सकते? अच्छा, कुछ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि ये बार बार ऐसा गलती करते हैं और बार बार माफी मांगते हैं, तो इनको कब तक माफी दी जाए? ये जो वो माफी मांगते हैं या जो कुछ भी कहते हैं वो महिलाओं के ही सवाल हैं। सबसे ज्यादा जाकर के महिलाएं ही प्रांगण में अटपटे क्वेश्चन उनसे पूछती हैं। मैं बाबा जी की तकरीबन 50 से 60 रील्स डेली मेरे पास आती हैं और मैं उसमें देखती हूँ तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा ऊटपटांग सवाल करती हैं। एक महिला क्या, वो बच्ची तकरीबन 20 से 25 की उम्र की होगी। उसने बाबा से ये कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। तो भरे प्रांगण में बाबा ने उससे कहा कि मैं अकेले में किसी से मिलना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने उनकी तमाम शब्द देखे, बहन और मैया के सिवा दूसरा शब्द वो महिलाओं के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। अरे हमारे यहाँ महिलाएं प्राचीन काल में भी थी। सीता थी, अपाला थी, गार्गी शास्त्रार्थ में माहिर थी और सीता को धनुष्वाण की कला, युद्ध की कला और द्रौपदी को युद्ध की कला सब सिखाई गई थी। ऐसी महिलाएं तो आज तक कभी नहीं हुई हैं जैसी आधुनिक काल में है। मैं महिलाओं का ही समर्थक हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर आके अटकती है कि आप जो है अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा कीजिए, जैसे मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में भी कहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ये भी कहते हैं कि रिलेशनशिप में आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, नव युवक युवतियां हैं, वो रहते हैं, वो भी गलत है। तो क्या वो अपना घर बसा पाती हैं? तो इसमें भी उसमें ऑब्जेक्शन कुछ महिलाओं ने लगा रखा है कि नहीं, लिव इन में रहना
सही है, कुछ लड़कियों का कहना है, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि ये गलत भी है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का वक्तव्य हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने दिया है जी, उसका विरोध न करके उन शब्दों पर हमें मंथन करना चाहिए जी, कि उनका जो कहने का जो तात्पर्य है जी। वो कौन से परिवेश से आया है, कौन से वातावरण के अंतर्गत उन्होंने कहा है। जी। उन्होंने जो घटनाएं हमारे समाज के अंदर हुई जी। हैं, चाहे वो तुम्हारी सोनम की हो, चाहे मुस्कान की हो, इनकी बातों को लेके उन्होंने एक भक्त के प्रश्न पर वो आंसर दिया है, जी। जिसे कि नकारात्मक रूप से हमारा ये पूरा जो है लोग ले रहे हैं, उसको नकारात्मक रूप से ना लेके जी। उसको सकारात्मक लेना चाहिए। जी, दूसरी बात ये है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आज की नारियां भी हैं, पहले से विद्योत्मा जैसी हुई हैं, मैडम ने जैसा बताया गार्गी जैसी हुई हैं, जी। जिन्होंने हमेशा शास्त्रार्थ किए हैं और हमेशा आगे रही हैं। वो जी। पुरुषों से किसी भी काम उसमें कम नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ जी। कि अगर कोई भी वक्तव्य है या कोई भी कार्य है, अगर उसके पीछे हमारा मेन श्रेय या हमारा दुराशय है जी। तो वो अपराध माना जाएगा, या हमारा कोई भी मोटिव है। मुझे नहीं लगता कि महाराज जी का इस वक्तव्य के पीछे कोई भी मोटिव रहा हो, कोई भी मेन श्रेय हो, कोई भी दुराशय रहा हो, तो वो कैसे एक अपराध की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने जो आंसर दिया है वो एक भक्त के जवाब में दिया है कि महाराज जी, मुझे डर लग रहा है कि आजकल जैसी परिस्थितियां हो गई है कि मैं शादी करूं या ना करूं। दूसरी बात ये है कि महाराज जी जिस तरीके का पुण्य का काम करते हैं, चैरिटेबल काम करते हैं, इतनी गौओं की सेवा करते हैं, जहां एक तरफ गायों को काट दिया जाता है, उनको वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। हमारी महिलाएं, हमारी जो वृद्ध माताएं हैं, उनकी सेवा करते हैं, दिन रात उनके यहाँ भंडारा चलता है 24 घंटे। तो इसमें क्या बुराई है? अब ये समझिए कि किसी ने उनके पूरे वक्तव्य को दिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं, ना कि सभी, यानी जिस तरीके से एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये श्रेणी में कहा जाता है कि भाई एक ही तो मछली होती है। लेकिन आक्षेप यानी आरोप प्रत्यारोप वो किस पे उठते हैं? वो सारी महिलाओं पे, पूरे समाज की महिलाओं पे उठते हैं। तो उन्होंने इस को टारगेट, ये मतलब कुछ लोगों का ये है कि इनकी मानहानि करनी है, इनको किसी तरीके से बदनाम करना है। मैं इनकी जितनी भी रील्स देखती हूँ उनमें उनका सम्मानजनक जो शब्द होते हैं महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, वो प्रयोग किया जाता है, अन्यथा कोई भी ऐसा शब्द नहीं किया जाता है। तो इन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है महाराज जी को? जबकि महाराज जी सामाजिक तौर पे देखा जाए तो एक सुधारक का कार्य कर रहे हैं, एक पुण्य का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी एक अपराध नहीं है, सब उन्हीं के खिलाफ हुए जा रहे हैं। तो उनकी कम से कम आप ऐसी ओछी मानसिकता या नकारात्मक मानसिकता का परिचय दे रही है उनका विरोध करके, कि उसमें मंथन किया जाए। आज एक पापा की परी को एक पापा जो है मोबाइल लाके देते हैं, परी क्या करती है? वो पढ़ाई तो करती नहीं है, वो रील्स बनाती है, डांस करती है, इधर उधर की बातें करती है। तो आप इससे क्या सोच रहे हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं, कौन से परिवेश में जा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित हो रही है? और बहुत सारे ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो दिन प्रतिदिन हमें दिखाई देते हैं। कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जो ड्रिंक भी करती हैं, स्मोक भी करती हैं, उनका विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये समाज पतन की तरफ है सर। तो जो भी हमारे महाराज जी ने कहा है वो एक सुधारात्मक वे में कहा गया है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि उनका विरोध न करके इस पे मंथन किया जाए कि उनका कहने का तात्पर्य क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? मैं नेहा त्रिवेदी एडवोकेट। मैम, अनुराचार्य के बाद में अभी प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बोला, और आजकल की जो लड़कियां हैं, अब आप इस समय ब्रज के अंदर तीर्थ स्थलों पर सबसे ज़्यादा जो है, एक तीर्थ स्थलों को पिकनिक पॉइंट बना दिया है। और जितनी भी नवयुवक लड़कियां हैं जो कि टीन एज में भी हैं, कुछ टीन एज क्रॉस कर चुकी हैं, क्या माहौल गंदा करती हैं? तो अगर संत अगर कुछ बोल दे तो इसमें बवाल क्यों? नहीं, ये बवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा गलती आजकल के गार्जियनों की है, जी। जो आप अपने इस परफेक्ट को देखते हुए आप अपने बच्चों को एक गाइडलाइन नहीं दे पा रहे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आप देखिए, फेसबुक पे देखिए, सबसे ज्यादा लड़कियों ने फोड़ता मचा रखी है। अगर कोई संत उस चीज को आपको सही दिशा दे रहा है, वो सिर्फ गार्जियनों को आगाह कर रहे हैं कि आप देखिए समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। तो न तो गार्जियन समझ रहे हैं, न बच्चे समझ रहे हैं, और उन्होंने दोनों ही लोगों के लिए कहा है। ना तो प्रॉपर लड़कियां ही गलत है, ना ही लड़के गलत है पूरे। ठीक है, इस चीज पे पूरे समाज को, सबको ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या है कि आपने अगर सही बोलना ही तो सबसे बड़ा गुनाह है।
क्या लड़कियों को ये नहीं दिख रहा है कि आप ये सब काम करने के बाद आप किस घर की अच्छी बहू बन सकती देखिए, है? संत और एक कथा प्रवक्ता ये समाज को एक दिशा दिलाते हैं, बिल्कुल, एक बिल्कुल। सनातन धर्म की ओर एक संस्कृति का प्रचार करते हैं। बिल्कुल सही बात। क्या आज सत्य बोलना बंद कर दिया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य, जब तक सत्य जिंदा है तभी तक लोग भी जिंदा हैं। जिनका वजूद ही खत्म है वो सत्य क्या बोलेंगे? सत्य वही लोग बोल पाते हैं जो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। तो फिर ये बवाल क्यों फिर FIR दर्ज हो जा रही है? क्या सरकार पे इसको या यहाँ के प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों पर? नहीं नहीं, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। सबसे ज्यादा लड़कियों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आपके बारे में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। उन्होंने जो भी बोला है, जो कुछ लोग गलत हैं उनके लिए कि भाई आप सुधर जाओ, समझ जाओ, विशेष वर्ग के लिए बोला। ये सनातन धर्म में ये सब चीजें शोभा नहीं देती हमारे यहाँ। ठीक है, लड़कियां पहले भी धन, स्त्री, भोजन, पर्दे योग्य बताए गए हैं। चलो आप पर्दा ना कर रही हो ठीक है, लेकिन आप ये फुहड़ता भी मत फैलाओ। उन्होंने बिल्कुल नहीं, अनुरुद्धाचार्य जी जो आजकल काम कर रहे हैं, 700 बच्चों की फ्री निःशुल्क सेवा शिक्षा की कर रहे हैं, उनके जितना आप काम करके देखिए, समाज में आइए। हमेशा उन्होंने बहन बेटियों को सम्मान ही दिया है। ये फालतू का प्रोपोगंडा है जो बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय दिया। अभी आपने देखा महिला अधिवक्ताओं का अपने विचार, और इस वक्त मेरे सामने अभी मेरे साथ जो है पुरुष अधिवक्ता हैं जो कि एक चैम्बर में हमने एकत्रित किए हुए हैं। इनके भी विचार जानेंगे कि आज लड़कियों के साथ साथ जो लड़के हैं जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं और लड़कियों को बहला फुसका कर जो है आज उनको माइंड ब्रॉश करके उनको ऐसे घिनौने काम में इन्वॉल्व करते हैं, और उसमें अगर संत अगर कोई राह दिखाता है तो उस पर बवाल होता है। जानेंगे इनके विचार, इनके मुंह जवानी। जी सर, क्या नाम है आपका? संजय शर्मा एडवोकेट। जो जी। महाराज जी ने जो बात कही है जी। वो आज के वातावरण में बिल्कुल सही कही है। अच्छा। केवल अपनी वार्ता में एक अनुपात नहीं दिखाया है। जी। अगर वो इस अनुपात को दे देते तो ये सारी की सारी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो इतना उपद्र हो रहा है, FIR करी जाएंगी, ये करी जाएंगी, हाँ। ये अपने आप घट जाता। जी। इसमें कोई गलत नहीं है। आज आप कोर्ट कचहरी में भी देखें, किसी कोर्ट में इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, आपको केवल फैमिली कोर्टों में भीड़ मिलेगी, और उसमें भी अनुपात आपको सिर्फ लेडीजों का मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बताइए, आप ये बातें बता रहे हैं तो सबसे ज्यादा केसेस किस टाइप के आते हैं? ये सबसे ज्यादा केस 498 दहेज के, और आजकल एक नया दरअसल ये है कि आजकल जो लड़कियां ला रही हैं वो 3 पैकेज लेकर आ रही हैं। उस 3 पैकेज है, उसमें 3 पैकेजों में ये है, एक 125 का सूट, अच्छा, एक DB का सूट और एक 498 का। अच्छा, जो आपने धाराएं बताई हैं इसका एक लाइन में मुझे खुल के विस्तार पूर्वक बताइए, ताकि बहुत सी लोग जनता जो देखेगी वो धाराएं से अपरिचित है। तो आप मुझे खुल के एक झूठा केस है दहेज का। जी, बड़े आराम से लग जाता है जी। आपकी केवल वार्ता पर ही दर्ज हो जाता है और लड़का 10 साल परेशान रहता है। अच्छा। लेकिन आज तक इसमें ज्यादा परसेंटेज की बात कहूँ तो मात्र 1% ही अभियुक्त को सजा मिली है। अच्छा। इस 498 केस में। अच्छा। अब दूसरा, उसको खर्चे के लिए चाहिए 125 मेंटेनेंस का सूट कर देती है। अच्छा। उसमें उसके ऊपर आर्थिक दबाव लगता है। जी। इसके बाद जब उसका नहीं है तो घर में सास ससुर, उसके भैया बहन, उनको सबों को लेकर घरेलू हिंसा का कर दिया जाता है। अच्छा। उसका भी निपटारा वही है। जी। लेकिन आज इन्हीं केसों की भरमार है कि पूरे के पूरे तो कचहरी। क्या आज इसको, इस पेशे को कि जो लोग जैसा बोलते हैं, लेकिन दरअसल ये है कि इसमें से करीबन 10%, 15% तो रियल प्रतिपादित होती है। जी। लेकिन जो 85% है वो टोटल केस फोर्ज है। जी। उसमें कोई दो राय नहीं है। बस यही अनुपात अनुरुद्धाचार्य जी को दिखाना चाहिए थे अपने वक्ता में। केवल अगर वो इस परसेंटेज को कह देते तो ये बवाल ही नहीं होता। इसमें कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने कहा वो आज के वातावरण में मैं कहता हूँ, इनके आगे, महिलाओं के आगे भी कहता हूँ, 100% सत्य कहा। बगीचा, एक चीज और बताइए आप मुझे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज महिलाओं के लिए इतने अधिकार जो दे रखे हैं, अभी जैसे बगी साहब ने बताया, और अधिकारों को मिसयूज किया जाता है, जिससे कि पुरुष वर्ग एक दहशत में भी आता है। क्या उसके लिए कोई कानून ऐसा नहीं है जो बच सके? इतना प्रताड़ित हो, मानसिक पीड़ित होता है वो। देखिए, मैं तो आपके
बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ बस इतना कहूँगा, नारी शक्ति जिंदाबाद। बस नारी शक्ति जिंदाबाद जी, है। मैं और अपनी बहनों माताओं के संग हूँ जी, और इनका सपोर्ट करूँगा। जो सही है उनके पीछे हूँ और अपनी माताओं बहन। तो ये थे मथुरा के अधिवक्ता जो जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। महिलाएं अधिवक्ता थी, पुरुष अधिवक्ता थे, और ये इनके विचार थे जो आज कलयुग में देख रहे हैं, जो केस लड़ रहे हैं, उनके अपने विचार इन्होंने रखे इस चैनल के माध्यम से। कृपया वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स द्वारा अपनी राय रखिएगा, क्या ये सही है या गलत है। मनीष कुमार शर्मा, प्रेस की अदालत और पर्दाफाश लाइव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।